शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे संसद भवन को लेकर, जहां आपको बता दें कि भारत में कई पार्टियां सत्ता में आई हैं, गई हैं, सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन कभी भी संवैधानिक पदों पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। और भारत के इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। दरअसल उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और ये एक संवैधानिक पद है। इस पद पर फिलहाल जगदीप धनखड़ आसीन है। विपक्ष ने सभापति को हटाने के लिए नोटिस दे दिया है, लेकिन जो कभी नहीं हुआ, इंडी गठबंधन आखिर क्यों कर रहा है, ये सवाल बन रहा है। आखिर जगदीप धनखड़ से विपक्ष क्यों नाराज है? क्यों विपक्ष को सभापति पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब, पर उससे पहले जानते हैं कि सभापति के खिलाफ नोटिस देने वाला विपक्ष आखिर राज्यसभा में कितना मजबूत है और क्या है राज्यसभा में नंबर गेम। ग्राफिक्स के जरिए वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले राज्यसभा में आखिर कितना मजबूत है विपक्ष, एनडीए या इंडी कौन भारी है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो 231 है, जहां महाभियोग को पास करने के लिए 116 का जो आंकड़ा है, बहुमत है, वो बेहद जरूरी होता है। राज्यसभा में इंडी गठबंधन के पास कुल 84 सांसद है, 84 राज्यसभा सांसद है। कांग्रेस के 27, टीएमसी के 12, आम आदमी पार्टी और डीएमके के 10-10 सांसद इस वक्त विपक्ष में मौजूद हैं। अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों के सभी 11 सांसद समर्थन कर दें तो भी कुल 95 सांसद ही विपक्ष के हो पाएंगे। ऐसे में विपक्ष को बहुमत के लिए 21 मतों की और जरूरत होगी। 21 मतों की कमी है विपक्ष के पास में, और इसलिए हम कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पास होने की संभावना बेहद ही कम है। हालांकि इसको लेकर फिलहाल अभी नोटिस ही जारी किया गया है। पारित होने की स्थिति में अगर पारित हो जाता है तो भी लोकसभा में भेजा जाएगा इस प्रस्ताव को, और लोकसभा में विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर ही नहीं है, जिससे कि सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये आगे आने वाले समय में औंधे मुंह गिरता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष के पास में नंबर ही नहीं है उसको पारित कराने के लिए। फिलहाल अभी विपक्ष ने नोटिस जारी किया है इसको लेकर। तो राज्यसभा में कौन किस पर भारी है, इंडी गठबंधन और साथ ही एनडीए कौन कितना मजबूत है, वो आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और जब से भारत आजाद हुआ तब से पहली बार ये तस्वीर हमें नजर आ रही है। राजेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सबसे पहले राजेश, आखिर विपक्ष को नाराजगी किस बात की है? सभापति के खिलाफ ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए कृतिका, जब आपने देखा होगा कि जब ये सरकार तीसरी मर्तबा बनी और उसके बाद जो पहला सत्र हुआ वहाँ से लेकर अब तक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सदन के भीतर अपने अपर्याप्त संख्या के बावजूद लगातार हंगामा करता रहा। और जगदीप धनखड़ चूंकि एक मुखर राजनेता भी रहे हैं, किसान नेता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर भी उनकी भूमिका बहुत ही प्रमुख रही है, तो कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ लगातार उनको टोकते रहे हैं कि इस तरह से बेल में नहीं आना, आसन के सामने नहीं आना, और ये संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं के विपरीत भी रहा है कृतिका कि आप जब चेयर के सामने आते हैं, अखबार की प्रतियां लहराते हैं, अखबार के कटिंग्स जो है उसको फाड़ कर चेयर पर फेंक देते हैं, तो इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं तो कहीं ना कहीं सभापति जगदीप धनखड़ हों या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हों, ये दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं। और शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं सभापति के टोका टाकी की वजह से विपक्ष जो है वो नाराज होता है। आपने कई मर्तबा देखा होगा कि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच नोकझोंक हो गई। सभापति जगदीप धनखड़ और जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी की सांसद है, उनके बीच नोकझोंक हो गई। और नियमों का हवाला देकर जब नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव देकर विपक्ष कार्य रोक कर किसी भी मुद्दे पर त्वरित चर्चा चाहता है तो सभापति उसे नियमों का हवाला देकर रोकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी होती है। विपक्ष के नेता चाहते हैं कि वो जब उठें तो उनको बोलने का मौका मिले। हालांकि ये परंपरा रही है कि जब नेता विपक्ष उठते हैं तो उनको बोलने के लिए दिया जाता है, और ऐसा देखा भी गया है कि सदन के भीतर जब सभापति नेता विपक्ष को बोलने का भरपूर मौका भी देते रहे हैं। लेकिन कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी उनकी जो नोकझोंक
नोकझोंक है वो सुर्खियां में बटोरती रही हैं। जया बच्चन जो समाजवादी लेकिन पार्टी की राजेश देखिए, सांसद रही हैं, नोकझोंक की उनके बात साथ एक जो तरफ उनका रही, नोकझोंक हुआ वो तमाम जी, लोगों ने देखा है। नोकझोंक तो हमने देखी है, सालों साल हम देखते हैं, हर बार विपक्ष की तरफ से लगातार नोकझोंक होती है, चाहे विपक्ष में कोई भी पार्टी हो। नोकझोंक अपनी जगह है और जो चीजें होती हैं उसको लेकर रोक-टोक भी की जाती है, पर अविश्वास प्रस्ताव लाना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है आजादी के बाद, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि सभापति को हटाने के लिए विपक्ष इतना आतुर है? बिल्कुल आपने सही कहा कृतिका कि इससे भी ज़्यादा हंगामा जो है वो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके 10 साल के शासनकाल में देखा जाता रहा है। और आसन पर वेंकैया नायडू की बात करें या पीजे कुरियन उपसभापति के तौर पर रहे, हामिद अंसारी सभापति के तौर पर रहे, या फिर जो है डिप्टी स्पीकर के रूप में हरिवंश लंबे समय से आसन पर विराजमान रहे, तो कहीं ना कहीं सदन के भीतर जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं वो जो रोकते हैं नियमों का हवाला देकर, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है वो नागवार गुजरता है। और शायद ये वजह है कि उनकी टोका टोकी कोई लोग पसंद नहीं करते हैं। ये संसदीय मर्यादाओं और आचरण के बिल्कुल विपरीत है कृतिका, क्योंकि इस तरीके से सदन नहीं चलता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष भी लगातार नाराजगी जताते हैं, सभापति जगदीप धनखड़ भी नाराजगी जताते हैं, और ये नाराजगी ऐसी नाराजगी नहीं होती है कि हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए। तो ये सवाल एक सबसे बड़ा सवाल है। और रही बात नंबर्स की, तो आपने ग्राफिक्स के जरिए पूरी तौर पर यह समझाने की कोशिश की है कि नंबर्स जो हैं वो विपक्ष के पास है नहीं। और जहां तक अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने की बात है या सदन के भीतर उस पर चर्चा कराने की बात है, तो उसके लिए 14 दिन का वक्त जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए ठीक है, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन वो फिलहाल जो नियम है तो ऐसे में देखना होगा कि कैसे नियमों के आधार पर कहीं ना कहीं रोक-टोक होती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष को नागवार गुजरा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थी प्रमुख खबर, और इसके बाद न्यूज पंच में अब रुक कर लेते हैं अगली अहम खबर का, जो कि जुड़ी हुई है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में विधानसभा चुनावों की बिसात अब बिछ चुकी है, और ऐसे में सियासी पारा भी लगातार चढ़ रहा है, और इसके साथ ही नेताओं के पाला बदलने का दौर भी चल रहा है लगातार। इस दौर में सबसे ज्यादा झटके लग रहे हैं आम आदमी पार्टी को। एक के बाद एक नेता आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, जिससे ये कहा जा रहा है कि चुनावों से आम आदमी पार्टी टूट रही है। चुनावों से पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों की 2 सूची भी अभी तक जारी कर दी गई है, और कहीं ना कहीं 2 सूची ही पार्टी में कलह की बड़ी वजह बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बीते कल की अगर हम बात करें तो सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अब्दुल रहमान, जिन्होंने पार्टी को नमस्ते कह दिया है, और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के लिए बेरुखी का आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता अरविंद केजरीवाल को झटका दे चुके हैं, जिसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। आखिर किन किन बड़े चेहरों ने पार्टी से दूरी बनाई है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अब्दुल रहमान ने पार्टी को अलविदा कहा और क्या आरोप लगाए हैं। सबसे पहले वो आपको बताते हैं। तो अभी तक अगर हम देखें तो टिकट कटने से आम आदमी पार्टी के विधायक कहीं ना कहीं नाराज हैं। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी की है, और इससे पहली सूची जारी की गई थी। और वहीं अगर हम देखें तो कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में 17 नए चेहरे भी शामिल हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह आम आदमी पार्टी के अंदर कलह की बनते हुए नजर आ रहे हैं। 17 मौजूदा विधायकों के टिकट आम आदमी पार्टी ने काटे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 31 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा चुकी है। 3 विधायकों की सीट को भी बदला गया, जिसमें एक मुख्य रूप से अगर हम नाम देखें तो मनीष सिसोदिया का नाम भी इसमें शामिल है। अब वो पटपड़गंज छोड़ के जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही राखी बिरलान को भी मादीपुर से और प्रवीण कुमार को जनकपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सिकुड़ती जा रही है। और अब्दुल रहमान ने कल जब पार्टी छोड़ी तो इस बीच उन्होंने कई सारे अहम आरोप लगाए। सीलमपुर से एमएलए हैं अब्दुल रहमान, जिन्होंने कल पार्टी छोड़ी है, पार्टी को अलविदा कह दिया है, लेकिन इसके साथ ही कई बड़े आरोप भी अब्दुल रहमान की तरफ से लगाए गए। उन्होंने मुस्लिमों को लेकर केजरीवाल पर आरोप लगाया है और कहा है कि मुसलमानों के प्रति आम आदमी पार्टी की बेरुखी है, और वो यही नहीं रुकते हैं। इसके अलावा और भी उनके आरोपों की जो सूची है, जो लिस्ट है, वो लंबी है। वो कहते हैं कि केजरीवाल ने हमेशा लोगों के मुद्दों से हटकर राजनीति की है। एक ये भी बड़ा आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों और वंचित समुदायों की उपेक्षा की है।
तो मुसलमानों की उपेक्षा करने का भी बड़ा आरोप लगाया गया और साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है। और ये तमाम आरोप लगाते हुए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा अब्दुल रहमान ने। संभल इंसाफ पर आम आदमी पार्टी ने एक भी ट्वीट तक नहीं किया और कहीं ना कहीं इन तमाम बातों से अब्दुल रहमान की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। सत्ता के लालच की राजनीति में उलझी हुई है आम आदमी पार्टी, ये भी कहा जा रहा है। तो चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को ये जोरदार झटका एक और लग चुका है। इससे पहले अब आपको दिखाते हैं कि आखिर अभी तक किस किस ने दामन छोड़ा है आम आदमी पार्टी का। हाल ही की अगर बात करें तो राजकुमार आनंद, कैलाश गहलोत और राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा है। राजकुमार और गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ने के बाद में, और इसके साथ आम आदमी पार्टी छोड़ चुके राजेंद्र पाल कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये तो है हाल ही के नाम, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे पहले भी कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा, जिसमें किरण बेदी हैं, आशीष खेतान हैं, आशुतोष हैं, कुमार विश्वास हैं, शांति भूषण हैं। ये 5 लोग और ये 5 बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा प्रशांत भूषण, शाजिया अल्मी, योगेंद्र यादव, कपिल मिश्रा, ये वो प्रमुख नाम हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो तब एक साथ नजर आते थे, लेकिन धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। अब 2 सूची जारी हो चुकी है आम आदमी पार्टी की तरफ से और अभी तक कुल मिलाकर 31 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। लेकिन इस बीच हम देखें तो 24 के टिकट कटे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर अंतर्कलह इस वक्त नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इससे पहले 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी और आम आदमी पार्टी की जो ये दूसरी सूची सामने आई है, इसमें 17 नए चेहरों को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं चीजें आम आदमी पार्टी के अंदर खराब होती हुई नजर आ रही हैं। 3 विधायकों की सीटों को भी बदला गया है आम आदमी पार्टी ने जब ये 2 सूची जारी की है, क्योंकि अब चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं है दिल्ली के अंदर। पटपरगंज छोड़कर के जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है और इसके पीछे भी कई सारी वजह भी बताई गई। इसके अलावा राखी बिरलान को मादीपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया, प्रवीण कुमार को जनकपुरी सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। 21 नवंबर को 11 उम्मीदवारों की पहली सूची आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई थी और भाजपा कांग्रेस से आए 6 लोगों को इस सूची में जगह दी गई है। 6 लोगों को चुनावी मैदान में इस वक्त आम आदमी पार्टी ने उतार दिया है। तो ऐसे में बचे हुए जो विधायक हैं उनकी चिंता कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अपने दम पर इस बार पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गठबंधन नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी जो इस बार अकेले चुनावी मैदान में है और इसको लेकर के अपने दम पर चुनाव लड़ेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी। इसको लेकर ऐलान किया जा चुका है आम आदमी पार्टी। हालांकि इससे पहले हम देखें तो गठबंधन की बात कहीं ना कहीं कही जा रही थी। चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर सरगर्मियां बढ़ चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन से सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने नाता तोड़ दिया है और ऐलान कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में लगातार एक के बाद एक सरगर्मियां दिल्ली के अंदर तेज होती जा रही हैं। सियासी पारा चढ़ रहा है और नेताओं के जो पार्टी है वो बदलने का सिलसिला, पाला बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी का जो नाता है विवादों के साथ वो आज का नहीं है, बल्कि लगातार जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से लगातार अभी तक कई सारे विवाद आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने 156 दिन जेल में बिताए हैं। शराब नीति मामले में 1.5 साल जेल में रहे हैं मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। उनका भी नाम इसमें शामिल है और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये लिस्ट भी और लंबी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मारपीट के गंभीर आरोप भी कहीं ना कहीं लगाए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। इसके साथ ही सीएम हाउस में केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट का ये आरोप लगा था। तो ये तमाम वो विवाद हैं जिन विवादों की वजह से आम आदमी पार्टी सुर्खियों में रही है। केजरीवाल और उपराज्यपाल के विवाद जो लगातार हमने देखे हैं, उन विवादों ने भी कई सारी सुर्खियां बटोरी हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी की रैली में गजेंद्र सिंह कल्याणवत ने भी फांसी लगाई और वो भी काफी ज्यादा विवादों में वो मामला भी रहा था और साथ ही खबरों में बना रहा। खालिस्तान एंगल से भी अरविंद केजरीवाल और आप विवादों में घिरी हुई नजर आई है। कई सारे खालिस्तान से जुड़े आरोप आम आदमी पार्टी पर लगते रहे हैं। कट्टरपंथी सिख समूहों से फंडिंग के भी आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हैं। इससे पहले वो भी हमने आपको बताए हैं।
तो विवादों से आज का नाता नहीं है, बल्कि काफी पुराना नाता है आम आदमी पार्टी का। आप सदस्य कपिल मिश्रा के साथ मारपीट हुई, वो भी एक कहीं ना कहीं विवादों में वजह रही आम आदमी पार्टी के। केजरीवाल को रैलियों के दौरान कई बार उनके ऊपर हमले भी हुए हैं, थप्पड़ मारे गए, स्याही उनके ऊपर फेंकी गई है। कई सारी ऐसी चीजें भी हमें नजर आई जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से वो विवादों में रहे हैं। थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति आप समर्थक ही पाया जाता था। जब जानकारी ली जाती थी उस व्यक्ति से गिरफ्तार करके उसको, तो वो आम आदमी पार्टी से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति पाया जाता था। इसके अलावा विधायकों के कथित पर भी हमले किए गए हैं, तो कई सारे आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगते रहे हैं। शुंगलू समिति ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आधार पर नियुक्तियों के लिए दोषी ठहराया आम आदमी पार्टी को। तो ये तमाम वो चीजें हैं, वो विवाद हैं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी लगातार सुर्खियों में रही है। इसी पर ताजा अपडेट भी ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। गिरीश, दिल्ली विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है विधानसभा चुनावों में, और इसी के साथ ही सियासी पारा दिल्ली का वो भी चढ़ता जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं अब बिखरती जा रही है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब कुछ ही महीने बाकी बचे हैं, किसी भी दिन दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा की जा सकती है। ऐसे में लगातार जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनके जो विधायक हैं, उनके जो मंत्री हैं, वो पार्टी छोड़कर लगातार जा रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अगर कल की बात की जाए तो सीलमपुर से जो विधायक हैं अब्दुल रहमान, वो पार्टी छोड़ के चले गए। और उन्होंने जो पत्र लिखा है राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को, उसमें साफ लिखा है कि जिस तरह से वो सोच कर आए थे कि इस पार्टी के अंदर सभी समुदायों की इज्जत होगी, कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने साफ कहा है कि इसमें मुसलमानों की उपेक्षा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बहुत सारी बातें हैं, अब्दुल रहमान ने अपने 2 पत्र के अंदर, अपने इस्तीफे के अंदर साफ लिखा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी उसकी सच्चाई उसके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी लिखा है कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो केवल जो वोट बैंक की राजनीति है वो कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठता जा रहा है। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ईमानदारी की बात करती थी, अब वो सवालों के घेरे के अंदर इस समय खड़ी हुई है कृतिका। और ये केवल अब्दुल रहमान की ही बात नहीं है। इससे पहले अगर बात की जाए तो कई मंत्री भी जो है वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार से इस्तीफा देकर जा चुके हैं। उसमें चाहे राजपाल गौतम की बात की जाए जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, राजकुमार आनंद की बात की जाए, ये दोनों चेहरे ऐसे थे जो दलित चेहरा थे आम आदमी पार्टी के पास। उन्होंने भी यही आरोप लगाया थे कि कहीं ना कहीं जो दलितों की उसके अंदर पार्टी के अंदर उपेक्षा की जा रही है। भले ही अरविंद केजरीवाल अपनी सीट के पीछे बाबा साहब की फोटो लगाते हों, लेकिन जो दलितों की उसके अंदर उपेक्षा की जाती है पार्टी के अंदर, तो सीधा तौर पर राजकुमार आनंद और राजपाल गौतम ने आरोप लगाए थे। इसी तरह से अभी पिछले महीने की बात की जाए तो नवंबर के अंदर कैलाश गहलोत जो सबसे बड़ा कद हुआ करता था आम आदमी पार्टी के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर परिवहन मंत्री थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी का दामन छोड़ दिया और इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं। अगर इससे पहले की बात की जाए तो कपिल मिश्रा जो लंबे समय से जो आंदोलन से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़ दिया है। तो बहुत सारे सवाल इस समय आम आदमी पार्टी के ऊपर खड़े हो गए हैं और मुश्किल यह है कि कुछ महीने के अंदर ही दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जब 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई तो उसके बाद में ये अंतरकलह और ज्यादा आम आदमी पार्टी के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये तो रही बात आम आदमी पार्टी की। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की चौतरफा निंदा हो रही है। सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व के कई सारे नेता इसमें शामिल हैं। लेकिन यूनूस सरकार अभी तक लगातार ये मानने को राजी नहीं थी कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, और अब यूनूस सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है। हम दरअसल ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूनूस ने अब अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही तमाम घटनाओं पर, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो घटनाएं लगातार हो रही हैं उनको कबूल कर लिया है। पर सवाल अब भी वही है कि क्या हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार पर विराम लग पाएगा? हर कोई इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहता है। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या यूनूस दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे?
इस सवाल के जवाब जो है जानने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये यू टर्न यूनुस सरकार की तरफ से क्यों लिया गया, क्यों बैकफुट पर है यूनुस सरकार। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनुस सरकार की अगर हम बात करें तो विदेश सचिव के ढाका दौरे का सीधे तौर पर असर हमें देखने को मिला है। विदेश सचिव का हाल ही में ढाका वो गए थे और वहां पर समकक्ष के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद यूनुस सरकार के जो तेवर है वो अचानक से बदल गए हैं। जो अभी तक ये मानने को राजी नहीं थे कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। विदेश सचिव ने भारत की जो चिंताएं हैं उनसे अवगत कराया। बांग्लादेश ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 88 घटनाओं को अब स्वीकार कर लिया है। तो ये बड़ा असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है और इन घटनाओं में लिप्त 70 लोगों के गिरफ्तार होने की भी जानकारी बांग्लादेश की तरफ से दी गई है। बांग्लादेश की 17 करोड़ की जनसंख्या में आपको बता दें कि 8% हिंदू हैं, जिनके खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं, जिन पर और अत्याचार हो रहे हैं। भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। भारत में कई जगह पर प्रदर्शन लगातार किए गए हैं और देश के इसके कई हिस्सों में भी अत्याचार पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर लगाम कब लगेगी। लेकिन सीधे तौर पर हम देखें, जो यूनुस सरकार अभी तक ये मानने को राजी नहीं थी कि अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, वो यूनुस सरकार अब ये बात जरूर कबूल कर रही है। साथ ही गिरफ्तारी की बात भी कही गई और कहा कि 88 घटनाएं ऐसी सामने आई हैं। तो ये यू टर्न कहीं ना कहीं यूनुस सरकार का सामने आया है। इसी पर चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमृतपाल, यूनुस सरकार अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे के बाद में। क्या ये इस दौरे का सीधा असर कहा जाए? तो उनका बहुत बड़ा नेबर है, एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो जब भारत जैसे मुल्क का फॉरेन सेक्रेटरी जाके उनको दो टूक कहता है, चाहे ताजवीर हासन को कहा हो या मोहम्मद यूनुस की साथ जब मुलाकात हुई, उसमें अपनी जो एप्रीहेंशंस हैं वो जताई और कहा कि आप इनकी सिक्योरिटी और वेलफेयर का ख्याल रखें। उसके 2 दिन बाद वो कबूलते हैं कि जी 88 केसेस बुक किए गए हैं, 70 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। ये शफीकुल आलम जो उनके प्रेसिडेंशियल जो केयरटेकर हेड के स्पोक्स पर्सन है, उनका बयान है। और ये जो वाकया हैं जिन पर केसेस बुक किए गए हैं, ये 22 अक्टूबर तक हैं। तो 22 अक्टूबर के बाद भी कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं। तो उनका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन उनमें चल रही है और केसेस बुक किए जा सकते हैं और लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। तो क्लियरली इंडिया का एक प्रेशर काम किया है उन पर कि एटलीस्ट कुछ लीगल कार्रवाई वो कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से हम देखें तो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यूनुस सरकार पर कोई असर देखने को नहीं मिला था। उनकी निंदा काफी वेस्टर्न मुल्कों में भी हुई इस बात को लेकर, और एक सर्टन प्रेशर तो है ही है मोहम्मद यूनुस सरकार पर कि वो एक तो जो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है उसको रोकें, दूसरा कि उस पर कोई कार्रवाई करें जो लोग दोषी हैं। तो एटलीस्ट कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स, अब उन्होंने कहा कि 88 केसेस बुक हुए हैं, आने वाले दिनों में और केसेस भी, क्योंकि सुनामगंज और गाजीपुर में जो उनके नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल प्रोविंसेस हैं वहां पर भी कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं अक्टूबर 22 के बाद। तो उन्होंने कहा है कि हम उसकी भी जो जानकारी है जल्द मीडिया के साथ शेयर करेंगे कि हमने क्या लीगल कार्रवाई की है। तो एक सर्टन प्रेशर तो उन पे एक्ट कर रहा है। अब मोहम्मद यूनुस की प्रॉब्लम ये है कि क्या वो कंट्रोल में हैं, अपनी जो वहां फोर्सेस अनलीश हुई हैं क्या कंप्लीटली इन कंट्रोल है? बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं अमृतपाल ये देखना होगा कि अब यूनुस सरकार जो अब कबूल तो कर रही है, बैकफुट पर तो वो आ गई है, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, और अगर कार्रवाई होगी तो कब होगी, ये सवाल लगातार बरकरार है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपसे विदा लेंगे इस वादे के साथ कि 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात न्यूज पंच में कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।